नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज पथज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यद्यपि सारे मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका, और बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन हुआ है इस आर्टिकल का। हम लोग आज आर्टिकल 21 के बारे में देखेंगे। लाइफ की क्या मीनिंग है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आया कहां से है, इसका सोर्स क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में डिफरेंस क्या है, बिफोर द मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन क्या है, और आफ्टर द मेनका गांधी केस के बाद इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। यानी एज अ होल इस आर्टिकल के बारे में आज चर्चा करेंगे। आर्टिकल 21 1.5 लाइन का आर्टिकल है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। छोटा सा आर्टिकल और इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा। आर्टिकल 21 का यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें आप, मैग्ना कार्टा 1215 में पहली बार किंग जॉन के द्वारा 1250 एडी 1215 एडी 1215 में जो मैग्ना कार्टा दिया गया था, उसमें लाइफ, लिबर्टी, लिम्ब एंड प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया गया था किंग जॉन के द्वारा। और 1354 एडी में एडवर्ड तृतीय के द्वारा जीवन के अधिकार को, लाइफ के राइट्स को, लिम्ब को और प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया गया कि ऐसे अधिकार आप से बिना किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के या बिना किसी स्टैट्यूट के नहीं लिए जा सकते हैं। यानी द फर्स्ट टाइम दिस राइट वाज रिकॉग्नाइज्ड by the King John in 1215 and after that by the Edward III in 1354 in England। और वहां पे ये बताया गया कि ऐसे प्रॉपर्टी, लिम्ब एंड लाइफ कैन नॉट बी डिप्राइव्ड विदाउट एनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और विदाउट एनी स्टैट्यूट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यदि ये बात देखें तो सबसे पहले न्यूयॉर्क स्टेट ने यह अपील किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के प्रोविजन होने चाहिए। यानी द फर्स्ट स्टेट जिसने अपील किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में वो न्यूयॉर्क था। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ड्यू प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट किया गया और वहां यह प्रोविजन किया गया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये प्रोविजन इंटरनेशनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज्ड है। यानी लाइफ, जीवन का अधिकार और जीवन की स्वतंत्रता और पर्सनल लिबर्टी आईसीसीपीआर में, यूएन चार्टर में भी रिकॉग्नाइज किया गया और इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है जीवन के अधिकार को। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में के.एम. मुंशी के द्वारा यह प्रोविजन लाया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, जिसे आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और जीबी पंत के द्वारा
निगेट किया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव, सर वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को रखने की बात करी गई। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का प्रोविजन हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 जो कि 1948 में लागू हुआ था, वहां का संविधान, उसके आर्टिकल 31 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को रखा गया। सर वेनेगल नरसिंह राव, जस्टिस फ्रैंकफर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जज थे, उनसे डिस्कशन के दौरान उन्होंने चर्चा किया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जस्टिस फ्रैंकफर्ट हैड सजेस्टेड कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज अ बेटर कॉन्सेप्ट बिकॉज द ड्यू प्रोसेस incorporate the principle of natural justice. It create the uncertainty and extra burden over the judiciary. So finally, procedure established by law was taken and adopted. The source of procedure established by law, Article 31 of the Constitution of Japan. तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो हमने लिया वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। हमारे यहां प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है और अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। दोनों में फर्क था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में मैं आपसे बात करूं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और यहां पे इनके दो एस्पेक्ट हैं और दो फैसेट्स हैं, सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस जो कि 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, विच वॉज द सोल बेसिस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। कि सिंगल सोर्स था वहां की कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू का। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस मीन्स द सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ लॉ शुड बी रीजनेबल। द टर्म ड्यू का जो अर्थ है, ड्यू का अर्थ दैट इज अ जस्ट, प्रॉपर एंड रीजनेबल। और सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि जो भी आपके सब्सटैंटिव लॉज हैं, जो सारभूत विधियां हैं, वो जस्ट हो, प्रॉपर हो और रीजनेबल। मैं कई बार अपने लेक्चर में सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बारे में बात किया। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो राइट्स, लायबिलिटीज और रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, which impose the rights, liabilities and remedies, which confer the rights, liabilities and remedies। ऐसे जो विधियां होती हैं वो आपकी सब्सटैंटिव। तो सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस कहता है कि ऐसी कोई सारभूत विधि है तो उसे प्रॉपर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, इसे नहीं होना चाहिए। और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस है कि जो भी प्रोसीजर हो वो फेयर हो। यदि किसी लॉ के द्वारा यदि कोई प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है तो द प्रोसीजर शुड बी फेयर, प्रॉपर एंड रीजनेबल। और कोई प्रोसीजर वो फेयर, रीजनेबल कब होगा उसके बारे में
क्लियर किया गया कि वो जिस पर्सन जिस प्रोसीजर के द्वारा अफेक्ट हो रहा है, द पर्सन अफेक्टेड शुड हैव अ फेयर राइट ऑफ द हियरिंग, यानी ऐसे प्रोसीजर के द्वारा उसके पास फेयर राइट ऑफ हियरिंग होनी चाहिए। और ये 4 एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। कोई प्रोसीजर यदि आपका ड्यू है, प्रॉपर है, जस्ट है, रिजनेबल है, तो इसमें होना चाहिए नोटिस, यानी राइट टू बी हर्ड की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और राइट टू बी हर्ड की अपॉर्चुनिटी में चारों एलिमेंट्स आने चाहिए। इसका मतलब देयर मस्ट बी ए नोटिस। दूसरा, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, यानी सूचना उस प्रोसीजर में हो, सुनवाई का अधिकार हो। अगेन, इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल हो, इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, एंड अगेन ऑर्डरली प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है या प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस है, उसके लिए ये चारों एलिमेंट्स होने जरूरी। देयर मस्ट बी ए नोटिस, एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, देयर इज अ इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल एंड ऑर्डरली प्रोसीजर। ये चारों लक्षण उसमें होने चाहिए। यानी मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस और दूसरा जो है वो प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस में जो सब्सटैंटिव लॉज हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए, व्हाइल एज प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस इनविसेज द रिजनेबल प्रोसीजर। यानी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति अफेक्ट जो होता है, should have a fair right of hearing, right to be heard, नोटिस का राइट होना चाहिए, राइट टू बी हर्ड की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फेयर ट्रिब्यूनल्स होना चाहिए, इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, या ऑर्डरली प्रोसीजर होना चाहिए। तो यह माना जाएगा कि ऐसा जो प्रोसीजर है वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करता है। Here the due is a variable content. The term due is a variable content. ये समय के साथ साथ बदलता रहता है, टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। लॉ शुड बी जस्ट, बट जस्ट एंड रीजनेबल इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। लॉ जो है वो रिजनेबल होना चाहिए, प्रोसीजर जो है वो रिजनेबल होना चाहिए, बट लॉ इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये वेरीज करता है और ये केस टू केस देखा जाएगा, व्हाट इज द ड्यू एंड व्हाट इज द रिजनेबल। तो इन जनरल ड्यू प्रोसेस जो है, ये राइट टू बी हर्ड, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल में 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। द पहला कॉन्सेप्ट जो है निमो जुडिक्स काउजा सुआ, और दूसरी बात जो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। और ये आप जानते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में ये बात क्लियर है। पहली चीज तो क्या है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, सुने जाने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा जो है निमो जुडेक्स काउजा सुआ, जुडेक्स काउजा या काउजा सुआ, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता है, जज नहीं हो सकता है। Nobody can be a judge in his or her own case. और दूसरा जो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, राइट टू बी हर्ड, और
ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्यों है, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो कॉन्सेप्ट एडम एंड ईव्स से आता है, जहां पे फॉरबिडन फ्रूट्स उनके द्वारा खा लिया गया था। तो ये था कि उन्हें अर्थ पे जाना है और उन्हें प्रॉमिट किया गया था कि उस गार्डन से उन्हें फ्रूट्स को नहीं खाना है। तो जब उन्हें पनिश किया गया, यानी अर्थ पे भेजा गया, तो पहले उनको बुला करके पूछा गया, उनको सुनवाई का अधिकार दिया गया, उनसे पूछा गया। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। यानी वहां से आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि पनिश किया जाना है तो उसे उनके ऊपर कोई पेनाल्टी या लाइबिलिटी इंपोज किया जाना है तो उन्हें सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए, राइट टू बी हर्ड। यानी इफ यू जस्ट ले डाउन अ प्रोसीजर बाय विच यू जस्ट इंपोज द लाइबिलिटी और अ पनिशमेंट, then you have to give the opportunity to her। सुनवाई का अधिकार आपको होना चाहिए, और ये वहां से है एडम एंड ईव्स से, और इसीलिए इसे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहा जाता है। और दूसरी चीज, नेमो जुडिक्स काउजा सुआ, नोबडी कैन बी अ जज हिज और हर ओन केस, मीन्स यदि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक होगा तो डेफिनेटली वो बायस्ड होगा, वो पार्शियल होगा, जबकि नेचर जो है वो इम्पार्शियल होती है। यानी सन रेज जो आती है वो कभी इस बात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है कि ही इज जस्ट अ रिच और अ पुअर, ही इज जस्ट अ ओल्ड और यंग। इक्वल ट्रीटमेंट है, वो इम्पार्शियल है। कोई भी रिवर्स जो है अपनी कोर्स को चेंज नहीं कर लेता है कि हाँ यहाँ कोई पुअर्स है या यहाँ पे कोई रिच है, यहाँ पे क्लीन वाटर्स मुझे देना है, यहाँ पे डर्टी वाटर्स, नो, नॉट एट ऑल। कोई फ्रूट्स है तो वो अपने फल को छिपा नहीं लेता है कि कोई कमजोर आदमी गया है या कोई गरीब आदमी गया है या कोई रिच आ रहा है तो उसके सामने फोकस कर दे, ऐसा नहीं होता। ये नेचर है जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, अनबायस्ड होता है, जबकि इस केस में वो क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। और इसीलिए इसको नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहा जाता है। पहली चीज कि सुनवाई का अधिकार दीजिए, जो कि गॉड ने दिया था एडम्स एंड ईव्स को, और दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता क्योंकि वो बायस हो जाएगा, और नेचर जो है वो बायस नहीं होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। इसका मतलब ऐसा प्रोसीजर में सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए, ऐसी जो आपकी ट्रिब्यूनल्स हो, जो आर्बिट्रेटर्स हो, जो आर्बिटर्स हैं, वो इम्पार्शियल होने चाहिए और ऑर्डरली प्रोसीजर होना चाहिए। और ये जो नोटिस है इसके द्वारा आपको सूचना मिलेगी, तभी आपको सुनवाई का अधिकार मिलेगा, राइट टू बी हर्ड। ये अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब आपको नोटिस मिले पहले, और फिर राइट टू बी हर्ड आपको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये जो नोटिस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। इसका मतलब जिस लैंग्वेज में आप समझ पाते हो उस लैंग्वेज में होनी चाहिए, तभी तो ये रीजनेबल होगी, जस्ट होगी, प्रॉपर होगी। अदरवाइज इफ आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द उर्दू और आपने मुझे एक नोटिस सर्व किया जो उर्दू में है, तो यहां पे आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया है नोटिस सर्व करने का, इट इज नॉट अ प्रॉपर एंड जस्ट, और ये वायलेशन करेगा प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का। मुझे स्पेनिश नहीं समझ में आती और स्पेनिश में आपने नोटिस को सर्व कर दिया है, नॉट एट ऑल, ये प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस नहीं होगा। यानी ऐसी नोटिस जो अंडरस्टैंडेबल हो। और ये देखिए आपके अदर लॉज में जहां पे भी प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है वहां पे ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। यानी जब सूट फाइल किया जाता है तो सूट फाइल करने के बाद कोर्ट जो है वो समन इशू करता है डिफेंडेंट के लिए कि वो अपने क्लेम को आके डिफेंड करे। तो ये द समन जस्ट अ काइंड ऑफ नोटिस। जो समन आपके पास गया है वो इस बात की नोटिस है कि आपके अगेंस्ट एक शूट फाइल हुआ है, एंड नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी, जस्ट कम बिफोर द कोर्ट एंड प्रोड्यूस द एविडेंस इन अ फेवर।
तो ये जो प्रक्रियाएं हैं आपकी वो नोटिस है। इसी तरीके से यदि कोई किसी को अरेस्ट करने गया है तो अरेस्ट का एक प्रोसीजर है, और अरेस्ट करने के लिए गया है तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट, the arresting authority or investigating authority or a police officer has to inform about the grounds of arrest। ये बताना होगा, आपको सूचना देना होगा। तो नोटिस जो है वो प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का एक एस्पेक्ट है। और दूसरा कि नोटिस दिया तो फिर आपको सुनने का अधिकार होना चाहिए, सुनवाई का अधिकार आपके पास होना चाहिए। मैं आपसे आर्टिकल 311 के बारे में बात करूंगा, जहां पे बताया गया है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को रिडक्शन इन रैंक नहीं किया जाएगा, रिमूवल नहीं किया जाएगा, उसका डिसमिशल नहीं होगा बिना उसे सुने हुए। इसका मतलब 311 में भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया है। तो इस बात को इनकॉर्पोरेट किया है कि राइट टू बी हर्ड, ऑडी अल्ट्रम पार्टम के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो नोटिस होनी चाहिए, राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, और जो ट्रिब्यूनल्स है आपकी, यानी जो कोर्ट है, जो आर्बिटर्स है, वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। तभी माना जाएगा कि ये प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस लेट डाउन करता है आपका लॉ, अदरवाइज नहीं। तो जस्टिस फ्रैंकफर्ट ने यह बताया था कि ड्यू प्रोसेस जो है वो नेचुरल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट करता है, और ये मल्टी फैसेट्स हैं, और ये एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करेगा जुडिशरी के ऊपर। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स सर वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को अडॉप्ट करा गया, रिकमेंड किया गया और कहा गया, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे अडॉप्ट करा। तो दिस इज द ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये समझते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बिफोर द मेनका गांधी केस एंड आफ्टर द मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस के पहले क्या स्थिति थी और मेनका गांधी केस के बाद क्या इंटरप्रिटेशन हुआ है आर्टिकल 21 का। यानी इनिशियली हमारे यहां का जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था was not equated with the due process of law, but after the interpretation of the Menka Gandhi case in 1978, the procedure established by law is just same as the due process of law। यानी अब जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेनका गांधी केस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है, लेकिन इसके पहले नहीं था। तो मैं आपको आर्टिकल 21 के बारे में जो बता रहा हूं, कहता है कि नो पर्सन शैल बी, सारे वर्ड्स के बड़े मायने हैं। नो पर्सन वर्ड जो है वो शैल बी डिप्राइव्ड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये याद होना चाहिए आपको, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बोथ, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर established by law, established by law। No person shall be deprived of the life and personal liberty except in accordance with the procedure established by law। और आर्टिकल 21 पे पहली बार जो केस आई वो ए.के. गोपालन की केस आई। यानी पहली बार आर्टिकल 21 को जो इंटरप्रिटेशन का मौका मिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन ए केस ऑफ ए.के. गोपालन। और ए.के. गोपालन जो कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत
ए.के. गोपालन के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत कम्युनिस्ट लीडर को अरेस्ट किया गया। 1950 के लॉ के द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। और ए.के. गोपालन के तरफ से जो प्ली दी गई, पिटीशन फाइल किया गया, उसमें इनकी दलील थी कि इनके आर्टिकल 19(1)D, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आर्टिकल 19(1)D ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स के बारे में बात करता है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन हैज राइट टू मूवमेंट और फ्रीडम टू मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के भीतर भ्रमण करने का अधिकार होगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आर्टिकल 19A से लेके G तक में जितने भी आपको फ्रीडम्स मिले हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन उन्हीं ग्राउंड्स पर लगाया जा सकता है जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर के 6 में दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां पे हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स को कर्टेल किया गया है, एंड विच इज द essential part of the Article 21, life and personal liberty. Here the freedom of movement is the essential part of the Article 21, यानी ये हमारी स्वतंत्रता, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी का एसेंशियल पार्ट है मूवमेंट, उसे कर्टेल करता है। और इस तरीके से ये आर्टिकल 19 एंड 21 का वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी जो प्ली ली गई ए.के. गोपालन के केस में, वो दूसरा ये था कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 मस्ट रीड टुगेदर, इन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, रीड टुगेदर, वो एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया था आर्टिकल 19(1)D पर, वो रिस्ट्रिक्शन 19(5) के अकॉर्डिंग नहीं था और इसलिए ये वायलेट कर रहा है। और यहां पे आर्टिकल 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। और तीसरा जो है वो ये था कि हमारे यहां आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इट इज अ प्ली विच वॉज टेकन बाय द ए.के. गोपालन। चूंकि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जैसा है, यानी ये नेचुरल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट करता है। और यहां पे जो ऑर्डर्स था वो आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स था, इट इज वायलेशंस ऑफ द आर्टिकल 21। लेकिन यहां पे ए.के. गोपालन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दलील्स को रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया। पहली चीज, पहली दलील इनकी क्या थी कि आर्टिकल 19(1)D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। तो पहली उन्होंने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। आर्टिकल में यहां पे भी लिबर्टी वर्ड यूज किया गया है, यानी फ्रीडम वर्ड यूज किया गया है, और 21 में भी जो है वो लिबर्टी है। यदि हम सिर्फ लिबर्टी की बात करते
तो आर्टिकल 19 इसमें इंक्लूड होता, इंक्लूसिव होता। चूंकि आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी लगा करके लिबर्टी को लिमिटेड कर दिया गया है, कन्फाइंड कर दिया गया है, और इसलिए ये आर्टिकल 19 को इंक्लूड नहीं करेगा। If we talks about or interpreted in a wider terms, that it include the Article 19, but the term which is used under the Article 21 is a personal liberty. यहां पे एडजेक्टिव लग गया, यहां पे ये जो प्रीफिक्स के तौर पर लगा पर्सनल, जो क्वालिफाई कर रहा है लिबर्टी को, कन्फाइंड कर रहा है लिबर्टी को, and that's why the Article 19 does not include in Article 21. ये बात यहां पे शामिल नहीं होगी, ये बात बताया गया। और यहां पे स्पष्ट किया गया कि जो लॉ है, जो उनके द्वारा कहा गया कि लॉ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। एक गोपालन के केस में बताया गया कि यहां पे जो लॉ है वो स्टेट मेड लॉ है। स्टेट मेड लॉ, दैट इज अ पॉजिटिव लॉ, यानी पॉजिटिव लॉ वो लॉ होते हैं जिन्हें स्टेट बनाया है, स्टेट की अथॉरिटी यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया। तो लॉ टर्म जो है यहां पे वो स्टेट मेड लॉ है, इट इज नॉट अ नेचुरल लॉ। ये प्राकृतिक विधि और नेचुरल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, ये ऑस्ट्रेलियन थ्योरी को फॉलो करता है, एनालिटिकल स्कूल को फॉलो करता है। यानी ऑस्ट्रेलियन स्कूल या पॉजिटिव लॉ स्कूल ये है जो है उसी की स्टडी करता है। ये ऑट की स्टडी नहीं करता है, यानी पास्ट की स्टडी नहीं करता है, फ्यूचर की स्टडी नहीं करता है, जो है इन अ प्रेजेंट लॉ में उसी की स्टडी करता है। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये लॉ जो है वो स्टेट मेड लॉ है, पॉजिटिव लॉ है, ना कि नेचुरल लॉ है। और ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया कि आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन आपको मिला है, यानी पर्सन को जो आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंतर्गत, यानी कोई कार्यपालिकी ऑर्डर के थ्रू यदि कोई लॉ बनाया गया है तो उससे इसका प्रोटेक्शन होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यदि है तो उसका प्रोटेक्शन होगा, ना कि लेजिस्लेचर या लॉ मेकिंग पावर के द्वारा, लॉ मेकिंग बॉडी या अथॉरिटी के द्वारा यदि कोई लॉ बना करके आपकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, उस पर आपका आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन है। यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यदि कोई लॉ बनाया जाएगा तो आर्टिकल 21 उस बात को प्रोटेक्ट करता है। यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ना कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी या पावर ने यदि कोई लॉ बना करके आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता। इसका मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना करके आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकता है, कर्टेल कर सकता है। तो तीन बातें आपको बताया। एक ही गोपालन के केस में बताया गया कि यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसी बातें कोई नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड्स को नहीं रखा गया, ना ही हमारे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई इंटेंशन था कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आर्टिकल 21 में इनकॉर्पोरेट करें। द फर्स्ट वन, नेचुरल जस्टिस जैसा कोई प्रिंसिपल आर्टिकल 21 में नहीं है। तीसरी चीज
कि आर्टिकल 19 एंड 21 बोथ आर डिफरेंट आर्टिकल, कैन नॉट बी रीड टुगेदर, उन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। और यहां पे जो लॉ है, किसी भी पार्लियामेंट या लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बना करके आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है। यहां पे आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू है। यदि वो ऐसा लॉ बनाता है तो उसमें आपको प्रोटेक्ट करेगा आर्टिकल 21, ना कि लॉ मेकिंग बॉडी या अथॉरिटी के द्वारा। ये नैरो इंटरप्रिटेशन, ऑस्टिनियन इंटरप्रिटेशंस जो है, लिटरल इंटरप्रिटेशन किया गया एक गोपालन के केस में जस्टिस सुब्बा राव के द्वारा। अगेन मेनका गांधी का केस जो बहुत ही लैंडमार्क केस है, 1978 में ये लाया गया, केस प्रोनाउंस किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था। और यहां पे ये प्रोविजन किया गया था कि हमारे यहां जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ऐसा प्रोसीजर जो है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और यहां पे एक लॉ होना चाहिए, लॉ के द्वारा प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन होना चाहिए, और ऐसा जो प्रोसीजर होना चाहिए जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, यानी जिस लॉ के द्वारा आप लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप कर्टेल करते हो, डिप्राइव करते हो, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप डिप्राइव करोगे, ऐसा जो लॉ है वो एक प्रोसीजर को लेट डाउन करता हो, और ऐसा जो प्रोसीजर हो वो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल, ना कि आर्बिट्ररी हो, ना कि वो ऑप्रेसिव हो, और ना कि वो फैंसीफुल हो। यानी ये चीज नहीं हो सकता है, यानी ऐसा प्रोसीजर जो है वो आर्बिट्ररी नहीं लेट डाउन किया जा सकता, ऐसा जो प्रोसीजर है वो ऑप्रेसिव नहीं हो सकता, ऐसा प्रोसीजर जो है वो आपका फैंसीफुल नहीं होना चाहिए। और यहां पे जो रीजनेबल है, रीजनेबलनेस, ये आर्टिकल 14 एंड 19 को फॉलो करता। यानी हियर द टेस्ट ऑफ द रीजनेबिलिटी इज checked by the Article 14 and Article 19 also. It means there was a triangle concept given in a case of Menka Gandhi, Article 14, Article 19 and Article 21. यहां पे जो रीजनेबल होगा वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के कॉन्सेप्ट को यदि फॉलो करेगा तो रीजनेबल होगा, अदरवाइज नो। आंसर इज नो। दिस ट्रायंगल वाज फ्रेम्ड, रीजनेबलनेस, मैंने आपको दोनों जगह पे रीजनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था।
जब आर्टिकल 14 पढ़ाया था तो आर्टिकल 14 में मैंने आपसे कहा था कि स्टेट रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है, यानी आर्टिकल 14 allow or permit reasonable classification while it just approbate the class legislation। ये युक्त वर्गीकरण की बात करता है, जबकि वर्ग विधान को प्रोहिबिट करता है, क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो टेस्ट है आर्टिकल 14 के अंतर्गत रीजनेबल का, कि कोई भी लॉ जो है वो आपका रीजनेबल है या नहीं है, इसके लिए दो टेस्ट बताए गए थे, दो टेस्ट, यानी दिस ट्विन कॉन्सेप्ट मस्ट बी फॉलोड अंडर द आर्टिकल 14। यानी कोई भी लॉ या कोई भी क्लासिफिकेशन रीजनेबल तब होगा जब वो आर्टिकल 14 में उस दो टेस्ट को फॉलो करेगा। द फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी ए इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, वहां पे इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होनी चाहिए, यानी जो आप क्लास बना रहे हो, जो डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, वो बोधगम्य होना चाहिए। और इस क्लास को बना करके, जिस लॉ के द्वारा आपने ऐसा क्लास बनाया है, उस क्लॉज को बना करके जिस ऑब्जेक्ट को आप अचीव करना चाहते हो उसके बीच में एक नेक्सस होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए नेक्सस। आप आर्टिकल 14 की वो वीडियो देख सकते हैं और वहां पे अगेन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। यानी देयर इज अ इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। और दूसरी चीज है कि ऐसे क्लास के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा रहा है उनके बीच में एक नेक्सस होना चाहिए, तब वो लॉ आपका रीजनेबल होगा। और कोई लॉ रीजनेबल तब होगा जब वो आर्बिट्ररी नहीं होगा। यानी आर्टिकल 14 जो है वो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। और रूल ऑफ लॉ में डायसी के प्रिंसिपल में पहला ही प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल अगेंस्ट द आर्बिट्ररीनेस। यानी कोई भी कार्य जो मनमानेपन से किया जाएगा वो रीजनेबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी लॉ जो मनमानापन हो, जिसमें आर्बिट्ररीनेस हो, वो रीजनेबल नहीं होगा। तो ये टेस्ट फॉलो होना होगा। एंड अगेन आर्टिकल 19 में मैंने आपसे बताया था कि वहां पर रीजनेबलनेस का क्या मतलब है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रीजनेबल टर्म को लाया गया था। यानी जो भी रिस्ट्रिक्शन आपके 2 से लेकर के 6 तक होंगे वो रिस्ट्रिक्शंस आपके रीजनेबल होंगे। यानी आप किसी लॉ के द्वारा यदि किसी रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करो तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन वो रीजनेबल होना चाहिए। और रीजनेबिलिटी के लिए मैंने कई पैरामीटर्स बताए थे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में प्रोनाउंस किए थे। और जहां पे पहली बात मैंने आपको बताया था, जो आर्टिकल 19 के लेक्चर्स में मेरे होगा, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। पहली बात वहां पे ये बताई थी कि रीजनेबलनेस डिमांड्स प्रोपोर्शनैलिटी। यानी जिस लॉ के द्वारा आप कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हो, उस रिस्ट्रिक्शन और उस लॉ में एक प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि रीजनेबलनेस इज एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, नॉट अ सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिवली देखा जाएगा कि कोई चीज रीजनेबल है या नहीं है। किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कंडीशन या किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर इंपोज किया गया रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा जाएगा वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। इट शुड बी ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिवली। और भी कई ग्राउंड्स और पैरामीटर्स हैं। तो मेनका गांधी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे जो भी प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर आपका जस्ट होगा, फेयर होगा एंड रीजनेबल होगा। एंड व्हाट इज द रीजनेबिलिटी? द रीजनेबिलिटी must qualify the test of the Article 14 and 19 to become a reasonable under the Article 21। इन दोनों के टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीजनेबिलिटी को, तभी वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेनका गांधी के केस में यह स्पष्ट किया गया, कि क्लियर किया गया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 रीड टुगेदर। तो जो A.K. गोपालन के केस में यह बताया गया था कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स हैं, इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को ओवररूल किया और यह बताया कि आर्टिकल 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, यहां पे बताया गया कि जो लॉ है वो नेचुरल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। मेनका गांधी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया, ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 21 ऑल्सो एनडिसेज द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहां पे आर्टिकल 21 में नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट है। मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाएगा। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। और यहां पे मेनका गांधी की केस में यह भी स्पष्ट किया गया कि लाइफ टर्म जो यूज किया गया है आर्टिकल 21 में, जीवन शब्द के अंतर्गत जो है उसका जो अर्थ है, समथिंग इज मोर देन दैट ऑफ द which is mentioned and prescribed under the article 21। यहां पे जीवन का अर्थ पशुवत जीवन नहीं है। इट इज नॉट अ mere existence of animal life। Here the life means to live with a dignity, यानी मानव को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। यानी पशु भी जो होता है वो भी लाइफ को एंजॉय एग्जिस्ट तो करता है, बट जहां पे उसको आपने बांध दिया वहीं पे है, सांस तो वो भी ले रहा है, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो उसका भी है, लेकिन देयर इज नो लिबर्टी एट ऑल। तो मानव का जीवन जो है वो पशुवत जीवन नहीं है, ये उससे अधिक है, यानी गरिमा के साथ जीने का उससे अधिकार है। और ये इंटरप्रिटेशन किया गया। इसी केस में मैंने आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया। यानी मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन किया गया वो उसके एम्पलीट्यूड्स को, उसके स्कोप को वाइडन किया। यानी फंडामेंटल राइट का निर्वचन करते समय, इंटरप्रिटेशन करते समय उसे वाइडेस्ट अप्रोच फॉलो करना चाहिए। और जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेनका गांधी के केस में किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स का अर्थ यह है कि ऐसे फंडामेंटल राइट जो 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35 में इनलिस्टेड नहीं है, मेंशन नहीं है, दे ऑल्सो कंसिडर एज अ फंडामेंटल राइट when they become the basis of the fundamental right which is enlisted in fundamental rights। यानी वो मौलिक अधिकार भले ही लिखे ना गए हो, लेकिन लिखे गए मौलिक अधिकारों के आधार है, वो बेसिस है, तो वो मौलिक अधिकार माने जाएंगे, उन्हें मौलिक अधिकार घोषित किया जाएगा। जस्टिस पी.एन. भगवती के द्वारा इस मेनका गांधी के केस को ऑब्जर्व किया गया, दिया गया। और इसके पहले मन वर्सेस इलिनॉइस की केस में, मन वर्सेस इलिनॉइस की केस में ये बातें स्पष्ट की गई थी। लाइफ इज यूज्ड हियर, समथिंग मोर इज अ मीन दैन मेयर द एनिमल एग्जिस्टेंस। मन वर्सेस इलिनॉइस की केस में, जो अमेरिकन केस थी, उसमें यह बात स्पष्ट किया गया था कि लाइफ शब्द जो यहां पे प्रयोग किया गया है वो पशुवत जीवन से कुछ और अधिक है। और लिबर्टी एज यूज्ड इन द
provision, something more is a mean than mere of freedom from the physical restraint. यहां पे जो लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये फ्रीडम फ्रॉम द फिजिकल रिस्ट्रेंट से कुछ ज्यादा है, कुछ अधिक है। यानी यहां पे लिबर्टी का मतलब आपके किसी भी फैकल्टी के द्वारा, आपके किसी भी लिम्स के द्वारा, आपके किसी भी ऑर्गन्स के द्वारा, बॉडी के किसी भी पार्ट्स के द्वारा यदि आप जिस चीज को एंजॉय करते हो, every limb or faculty through which the life is enjoyed, thus the protected by the Article 21. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको। यदि आप थिएटर में गए हैं और आपकी आंख को बंद कर दिया जाए, आपकी आंख में पट्टी बांध करके आपको एक थिएटर में बैठा दिया जाए, तो आप उस मूवी को एंजॉय कर पाओगे? आंसर इज नो। यदि आप थिएटर में जाते हैं और आप ईयरफोन लगा के बैठे या साउंड जो है वो थिएटर का नहीं आता है, सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, तो आप उस मूवी को एंजॉय कर पाओगे? आंसर इज नो। इसका मतलब ईच एंड एवरी फैकल्टी ऑफ योर बॉडी बाय विच यू एंजॉयड योर लाइफ, और ऐसा कोई इनहिबिशन, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जो आपके शरीर के किसी अंग पर होता है जिससे आप जीवन का आनंद लेते हो, इट इज अगेंस्ट और वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 21। इट इज नॉट अ मेयर फिजिकल स्टैंड। सिर्फ भौतिक रूप से अवरोध पैदा करना, आपके आवागमन को रोकना मात्र ही जो है यहां पे आपकी स्वतंत्रता पर निर्बंधन नहीं है, आपकी शारीरिक स्वतंत्रता पर। अर्थात शरीर के उन अंगों के द्वारा, उन हर चीजों के द्वारा जिससे आप अपने जीवन को एंजॉय करते हो, उस पर यदि कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो आर्टिकल 21 को हिट करेगा और आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। एंड एवरी काइंड ऑफ डिप्राइवेशन दैट इज द हिट बाय द आर्टिकल 21, वेदर द सच डिप्राइवेशन इज अ परमानेंट और टेम्पररी। और ऐसा कोई भी डिप्राइवेशन जो यहां पे डिप्राइव किया जा रहा है, दैट इज अ वर्ड यूज्ड अंडर द आर्टिकल 21, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो परमानेंट हो, आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। तो ये मन वर्सेस इलिनॉइस के केस में जो बातें स्पष्ट की गई थी, मेनका गांधी के केस में ऐसी ही बातों को कोट किया गया कि जीने के अधिकार में पशुवत जीवन नहीं है, उससे कुछ अधिक है। मानव को, व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और स्वतंत्रता यानी शारीरिक स्वतंत्रता में सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेंट नहीं है, भौतिक अवरोध ही नहीं है, बल्कि शरीर के उन अंगों जिनके द्वारा वो अपने जीवन को एंजॉय करता है, यदि उस पर किसी भी तरीके का निर्बंधन लगाया जाएगा, विच इज अनरीजनेबल, विच इज नॉट अ फेयर, विच इज नॉट अ जस्ट, इट इज हिट बाय द आर्टिकल 21। वाइडन इंटरप्रिटेशन किया गया मेनका गांधी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 में। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 19, 14 एंड 21 को इंक्लूसिव बनाया गया मेनका गांधी के केस में। और किसी भी आर्बिट्ररी एक्शन के अंतर्गत यदि आपके पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जाता है तो आर्टिकल 21 को हिट करेगा। यह ऑब्जर्व किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन जो है वो अभी तक इसी आर्टिकल का हुआ है। सबसे ज्यादा वाइडन स्कोप जो है वो इस आर्टिकल का है। मैंने आपसे बताया कि यहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में मैंने आपको बता दिया कि लॉ होना चाहिए। लॉ प्रोसीजर को लेट डाउन करता हो, वो प्रोसीजर आपका जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, और वो आर्बिट्ररी, ऑपरेसिव एंड फैंसीफुल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज
ऐसा लॉ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, हिट करेगा आपके। और यहां पे जो वर्ड्स आपके लॉ आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, द वर्ड्स विच इज यूज्ड हियर लॉ, और लॉ को हमने आपको 13(3)A में बताया था कि वो सारी की सारी चीजें आपके लॉ है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया, जो कि ए के गोपालन केस में कहा गया था, कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना करके आपकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकता है। ये प्रोटेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट मिला हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ओवररूल्ड किया और ये क्लियर किया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एज वेल एज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू यदि कोई भी लॉ बनाया जाएगा, यदि वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल नहीं होगा तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। दैट्स ऑल। तो इन शार्ट मैंने आपको जो बताया कि 1215 में ये मैग्ना कार्टा आया, फिर 1354 में एडवर्ड थर्ड के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया, और फिर 1787 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट के द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डिमांड की गई कि उसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, और फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसे ड्यू प्रोसेस क्लॉज कहा जाता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ड्यू प्रोसेस क्लॉज बताया गया। और ये जो ड्यू प्रोसेस क्लॉज है, ड्यू प्रोसेस क्लॉज, इसके दो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए। पहला जो एस्पेक्ट है वो आपका सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस है, दूसरा जो है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस है। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि इसके 4 एस्पेक्ट हैं, यानी इसमें नोटिस होना चाहिए, दूसरा राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, राइट टू बी हर्ड, तीसरा एक इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल होना चाहिए या कोर्ट होनी चाहिए आपकी, और चौथा जो है ऑर्डरली प्रोसीजर होना चाहिए। दिस वॉज, और फिर मैंने आपको इंडिया की पोजीशन बताई। इंडिया में आर्टिकल 21 में जो बातें हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बात 31 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 31 जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में, यहां पे भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और हमारे यहां प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपने यहां इनकॉर्पोरेट किया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो पहले ड्यू प्रोसेस जैसा नहीं था, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ए के गोपालन केस के इंटरप्रिटेशन से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि आर्टिकल 21 नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। लेकिन आफ्टर द केस ऑफ मेनका गांधी, यहां पे ये आर्टिकल 21 यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और ये कोई भी लॉ जो प्रोसीजर को लेट डाउन करता है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। और इस तरीके से आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेनका गांधी केस, ये जो मामला है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज ऑलमोस्ट इक्वेटेड, ये ऑलमोस्ट जो है वो समान हो गया है। मैंने आपको बताया कि मेनका गांधी के केस में जो है वो ट्रायंगल्स के प्रिंसिपल को दिया गया। ये आर्टिकल 14, दिस वन इज आर्टिकल 19 एंड दिस वन इज आर्टिकल 21, और ये कहता है कि यहाँ पे जो रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। हियर द रीजनेबिलिटी मस्ट क्वालिफाई द टेस्ट ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 19। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 टेस्ट इवॉल्व किए गए रीजनेबल होने के लिए, और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं रीजनेबल होने के लिए, तभी वो यहाँ पे स्टैंड करेगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब इन आर्टिकल्स को साथ साथ पढ़ा जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स को लाया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो फंडामेंटल राइट या वो राइट्स जो 12 से 35 में नहीं दिए गए हैं, यानी पार्ट 3 में जिनका उल्लेख नहीं है,
यानी फंडामेंटल राइट्स के तौर पर वो इंश्राइंड नहीं है, लेकिन ये राइट्स उनके लिए इसेंशियल्स हैं, उनके बेसिस हैं, तो इन राइट्स को भी फंडामेंटल राइट्स माना जाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, और इसी डॉक्ट्रिन की वजह से आर्टिकल 21 का जो है एक्सपेंशन होता है। मैंने आपसे कहा कि यहां पे लाइफ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य जो लाइफ को अफेक्ट करे, ऐसा कोई भी कार्य जो लाइफ को अफेक्ट करता है, या ऐसा कोई आपका अधिकार जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती है, तो वो राइट भी आपका फंडामेंटल राइट होगा। और इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा उससे। ये हेल्थ है, इसका मतलब कि यदि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये राइट अपने आप इंडेंजर हो जाएगा। यस और नो? ये इंडेंजर हो गया, यानी आपका स्वास्थ्य के अधिकार को यदि संरक्षित ना किया जाए तो जीवन का अधिकार जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। यानी राइट टू हेल्थ इज nowhere mentioned in your part 3 of the Constitution। यानी स्वास्थ्य का अधिकार 12 से 35 में कहीं भी नहीं दिया गया है, बट दिस राइट इज द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21। यदि स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, और इस आधार पर इस राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए राइट टू हेल्थ इज योर फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे क्या कहा, इंप्लाइड डॉक्ट्रिन क्या कह रही है? इंप्लाइड डॉक्ट्रिन आपकी ये कहती है कि जो अधिकार आपके 12 से 35 में नहीं मेंशन है, लेकिन जो 12 से 35 में दिए गए हैं उनका वो आधार है, उनके वो बेसिस हैं, तो उन राइट्स को भी फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उन्हें मान लिया जाएगा। तो राइट टू हेल्थ इज योर फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21, और दिस वाज प्रोनाउंस्ड बाय द परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया, राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। इसी तरीके से यदि आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो वहां पे क्लीन वाटर नहीं मिलता है आपको, और फ्रेश एयर नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे आपकी लाइफ जो है वो सुरक्षित है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। To get the clean water and a fresh air, ये कहीं पे भी आपका मौलिक अधिकार के तौर पे नहीं लिखा गया, बट इट इज द बेसिस ऑफ द योर लाइफ। यानी आपको फ्रेश एयर और फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो आपका जीवन जो है वो खतरे में है, यानी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो। नो, नॉट एट ऑल। और नहीं कर सकते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, इंप्लाइड डॉक्ट्रिन, कि वो अधिकार जो कि 12 से 35 में कहीं नहीं है लेकिन ये बेसिस है, तो इन्हें भी मान लिया जाएगा मौलिक अधिकार। और सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस में, टू गेट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर इज द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। ये क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स मान लिया गया। इसी तरीके से स्वामी रामदेव
की केस में राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट, यानी यदि आपको सोने नहीं दिया जाएगा, सोने के अधिकार को यदि संरक्षित नहीं किया गया, तो आपका ये जीवन जो है वो इंडेंजर हो जाएगा, लाइफ जो है वो इंडेंजर्ड है। इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21. So by the different judicial pronouncement, there are so many rights declared as a fundamental right under the Article 21 because of the doctrine of implied fundamental rights. Speedy trial is a fundamental right under Article 21. Free legal aid, to get the free legal aid is also a fundamental right under Article 21. To get the compensation in a custodial death is also the fundamental right. यानी हुसैन आरा खातून की केस में, एमएच हॉस्कॉट की केस में डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स को डिफरेंट जो है प्रोनाउंस किया गया। मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं और भी बहुत सारे अधिकार हैं इसके अंतर्गत, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड्स, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स, राइट टू प्राइवेसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 जजेस बेंच केस पुत्तुस्वामी की केस में डिक्लेयर किया गया इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर दिस आर्टिकल। और बिकॉज ऑफ द इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स डॉक्ट्रिन, मैंने बहुत पहले कहा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं स्टेट अथॉरिटी के ऊपर, यानी इट इज जस्ट अगेंस्ट द स्टेट। ये जो अधिकार आपको प्राप्त है वो स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त है, राज्य के खिलाफ प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्राप्त है। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बहुत ही लैंडमार्क केस है। मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो केस, यहां पे फंडामेंटल राइट्स के इफेक्ट्स के बारे में बात किया गया, और फंडामेंटल राइट्स के दो तरीके के इफेक्ट होते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वर्टिकल एज वेल एज अ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। इन दिस केस, इन अ कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल इफेक्ट। दो तरीके के इफेक्ट के बारे में बात किया गया। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफेक्ट ऑफ पार्ट 3। अभी ये नई केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इफेक्ट और इसके जो इफेक्ट हैं वो दो हैं। पहला जो इफेक्ट है वो वर्टिकल है and the second one is a horizontal, यानी क्षैतिज प्रभाव और वर्टिकल इफेक्ट। Whenever the constitutional right regulate and impact only the conduct of the government, wherever the fundamental right or a constitutional right regulate the conduct of the state and the government's actor in dealing with the private individuals, they are said to have a vertical effect। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो स्टेट और स्टेट एक्टर्स के जब वो अपने ऐसे अफेयर्स के साथ, इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं तो वो वर्टिकल इफेक्ट्स माना जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है
वो किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, किसे रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है वो स्टेट को। ये अगेंस्ट मिले हुए हैं आपको, स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट, और स्टेट कौन है? जो आर्टिकल 12 में बताया गया है, उनके अगेंस्ट ये आपको मिले हुए हैं। तो वर्टिकल इफेक्ट कहता है कि ऐसा फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो स्टेट और इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को स्टेट या स्टेट एक्टर को रेगुलेट करे, तो ऐसा जो फंडामेंटल राइट का इफेक्ट होगा, दैट इज अ वर्टिकल इफेक्ट। यानी कोई भी स्टेट या स्टेट एक्टर्स जब इंडिविजुअल के साथ कोई एक्टिविटीज या स्टेट अफेयर्स करते हैं या कोई भी डीलिंग्स करते हैं, तो ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट है इन्हें रेगुलेट करे या इनकी डीलिंग्स को रेगुलेट करे, दैट इफेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज अ वर्टिकल इफेक्ट। यानी मौलिक अधिकार जब स्टेट को रेगुलेट करता है तो उसका जो इफेक्ट होगा, दैट इज अ वर्टिकल इफेक्ट। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट मींस whenever the constitutional right impact even the relations between the private individuals, they are said to have a horizontal effect। यानी जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है और फंडामेंटल राइट्स इस प्राइवेट इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करता है, तो उस फंडामेंटल राइट का जो इफेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा। इट मींस व्हेन द फंडामेंटल राइट, मैंने आपसे बताया कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस द फंडामेंटल राइट हैव अ टू इफेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज अ वर्टिकल इफेक्ट, द सेकेंड वन इज अ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। वर्टिकल इफेक्ट स्टेट और इंडिविजुअल, दिस इज स्टेट और ये इंडिविजुअल है। जब स्टेट या स्टेट एक्टर्स इंडिविजुअल के साथ कोई डीलिंग करता है तो इसके कंडक्ट को जो रेगुलेट करे, फंडामेंटल राइट्स का ऐसा जो इफेक्ट होगा वो वर्टिकल इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स जो इंडिविजुअल्स के आपस में डीलिंग्स को रेगुलेट करता है, कंडक्ट को रेगुलेट करता है, उस पर इंपैक्ट डालता है, ऐसा इफेक्ट जो होगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि आर्टिकल 17 जो है वो स्टेट को भी मना करता है और साथ साथ इंडिविजुअल को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, इंडिविजुअल को भी मना करता है। यानी कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है वो ना तो स्टेट के द्वारा किया जाएगा और ना ही इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब जो 7 का इफेक्ट है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ है। ये व्यक्ति को भी, इंडिविजुअल्स को भी क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। इट नॉट ओनली द रिस्ट्रिक्ट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स। तो यहां पे आर्टिकल 17 जो इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स के इफेक्ट को रेगुलेट करता है, इसका जो इफेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। और ये 17 जो स्टेट को रेगुलेट करता है, कंडक्ट करता है, ये जो इसका इफेक्ट होगा वो आपका वर्टिकल इफेक्ट होगा, वर्टिकल इफेक्ट। और इसी तरीके से आर्टिकल आपका 15 का क्लॉज 2, इसका जो इफेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी है। हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को किसी भी पब्लिक प्लेस पर, अर्थात किसी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बाथिंग घाट्स पर, टैंक में, वेल पर, जो इंटरटेनमेंट्स के जगह हैं उन पर जाने से मना नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 52 का जो इफेक्ट है ये हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को पैदा करता है जो इंडिविजुअल्स को भी रेगुलेट करता है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 19 जो है और आर्टिकल 21 इसका जो इफेक्ट है वो क्या है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
ने स्पष्ट किया कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, दिस आर्टिकल और दीज आर्टिकल्स 1921 not only restrict the state but also the individuals। यानी इसका जो इफेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी रखता है। यानी आर्टिकल 19 और 21 जो है, और यूपीएससी में बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा इस पर कि आर्टिकल 19 जो है वो किसके अगेंस्ट मिला है। अभी तक आप जो जानते थे कि वो स्टेट के अगेंस्ट है, 21 जो है वो स्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन कौशल किशोर की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिला हुआ है। यानी इंडिविजुअल भी इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे तो उसे रेगुलेट किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में बताया गया कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर यदि कोई पॉल्यूशन कॉज किया जाता है तो इट इज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। और इसी तरीके से आर्टिकल, भाई मैं सिगरेट नहीं पीता हूं और कोई भी ऐसा व्यक्ति ट्रेन पे जाते समय यदि सिगरेट पीता है तो पैसिव स्मोकर में भी हो गया। तो इस बात को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी लाइफ को एंडेंजर करता है। और ये जो अधिकार है, कोई भी पब्लिक प्लेस जो है वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। और ये रेगुलेट करता है किसको? इंडिविजुअल को। तो मैंने आपसे बताया कि कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट जो इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल के कंडक्ट्स को रेगुलेट करता है, उसका इफेक्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो आर्टिकल 21 का इफेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल है, आर्टिकल 19 का इफेक्ट जो है वो भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, नॉट ओनली द स्टेट। तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, इन्हें आप देखेंगे जरूर। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है जो मैं कभी एक सिंगल लेक्चर्स में अलग से लेके आऊंगा, जैसे राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। ये अकेले अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे 21 में मैंने जानबूझ करके नहीं डाला। और राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो इनकी हिस्ट्री से शुरू करेंगे, यानी पी रतिनाम वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, फिर यान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई। जो बता रहा है उसकी क्रोनोलॉजी है, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो एक लेक्चर में मैं आपको उसको डिस्कस करूंगा। सामान्यतः आज की डेट में यह है कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, बट द पैसिव यूथनेसिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथनेसिया which was evolved in a case of Arora Ramchandra Shanbag versus Union of India, इसे अलाउ कर दिया है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसे कॉमन कॉज की केस में अपहोल्ड किया गया विद द गाइडलाइंस। और इसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी है, उसका एक अलग लेक्चर्स लेकर के आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो जरूर आप क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वंस अगेन।